भोजन के घटक। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न-भिन्न यानी अलग-अलग व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल या बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त भोजन में अप्पम, मछलियाँ और सब्जियाँ भी हो सकती है। हम जानते हैं कि हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में हमें दाल, मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। दही, मट्ठा या अचार भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में इन सभी व्यंजन को नहीं लिख पाते, खासकर यदि हम यात्रा कर रहे हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में मिलता है। तो हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं पता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के कोई न कोई वितरण का आधार होना जरूरी है। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, ठीक है, हम इसे देखेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना है जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। ठीक, तो इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ पोषक आवश्यक घटक होते हैं, तो इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। पोषक, तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा भोजन में हमें वृक्षांश और जल भी शामिल मिलते हैं। तो क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। तो आइए जानते हैं कि इन परीक्षणों को करके हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन का सल्फेट, कास्टिक सोडा का विलयन की जरूरत होगी। आपको क्या करना है, कुछ प्रणाली में एक ड्रॉपर की भी सहायता हो सकती है। तो इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करना है। तो इन परीक्षणों से जो प्राप्त परीक्षण होगा वो से 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। तो इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। तो इन परीक्षणों को सावधानी से करने के लिए किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिएगा। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। और 100 मिलीलीटर जल में अगर 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोल दें तो हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। कास्टिक सोडा को हम खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आइए कैसे करते हैं जानते हैं। तो मंड के लिए परीक्षण ये दिया गया है यहाँ पे, मंड के लिए परीक्षण। तो मंड के परीक्षण के लिए क्या करना है कि खाद्य पदार्थ कच्चा होना चाहिए या पका हुआ होना चाहिए। थोड़ी सी मात्रा में लेंगे, उसमें क्या करेंगे, तनु आयोडीन की एक विलयन जो बनी हुई उसको 3 या 2 बूंद उसमें डालेंगे। फिर खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। अगर यह नीला या काला हो जाता है तो हमें मंड की उपस्थिति का पता चलता है। यानी उस खाद्य पदार्थ में, उस कच्ची सामग्री में हमें अगर काला या नीला रंग प्राप्त होता है तो हमें पता चलेगा कि उस खाद्य पदार्थ में क्या है, मंड है, मंड। यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया है जिसको कार्बोहाइड्रेट बताना था। ये बोल रहा है कि मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मंड और शर्करा के रूप में ही होते हैं। तो इनमें से हमने मंड की तो परीक्षण कर लिया। अब देखते हैं चलिए आगे हम देखते हैं के लिए हमें क्या करना होगा। तो बोल रहा है प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। उसमें बोल रहा है जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लें, यानी पाउडर बना लें। फिर खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। आगे बोल रहा है अब ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रणाली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या प्रणाली का पदार्थ जो है बैगनी रंग का हो गया। तो बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो
प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के लिए इसने क्या बताया कि एक प्रखनली लेना है, इस प्रखनली में कुछ खाद्य पदार्थ डाल देना है। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि हमें क्या था, सोडियम सल्फेट और कास्टिक सोडा, यानी सोडियम सल्फेट और कास्टिक सोडा KOH इसको बोला जाता है, सॉरी KOH नहीं, कास्टिक सोडा हो जाएंगे तुम्हारे NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसको डालना है, उससे पहले थोड़ा सा जल मिलाकर और देखना है कि इसका रंग अगर बैंगनी हो गया तो ये क्या दर्शाएगा कि इसमें हमें खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा। अब जानते हैं कि परीक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखो, वसा के परीक्षण के लिए हमें कुछ नहीं, आप लोगों ने कचौड़ी पूड़ी या मान के चलिए कोई कचड़ी कागज़ में लपेट कर अगर खाते हैं तो कागज़ के पर एक धब्बा कलर में तेल का धब्बा जम जाता है। ठीक, अगर उससे प्रकाश धुंधला दिखाई देता है तो हम जानते हैं कि वो वसा की उपस्थिति को दर्शा रहा है, यानी हमारे खाद्य पदार्थ में वसा है। कभी कभी कुछ वसा के साथ जल की मात्रा भी आ जाती है, तो इस तरीके से वसा का परीक्षण हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। तो इन सभी पोषकों को हम क्यों आवश्यकता होती है, तो चलिए जानते हैं। बोल रहा है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो कुछ न कुछ इसके जरूर ही काम होगा। तो बोल रहे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर है, इसको देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये सवाल पूछ सकता है। तो जानते हैं विभिन्न स्रोतों में खाद्य पदार्थों में कौन सी चीज़ क्या पाए जाते हैं। बोले कार्बोहाइड्रेट जो किस किस भोजन में पाया जाता है, जैसे तुम्हारे यहाँ पर हैं शकरकंद हो गए हैं, आलू हो गए हैं, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा है, चावल है, गेहूँ है। तो इन सभी में तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कुछ हमें यहाँ वसा से उपस्थित जान लेते हैं। तो ये हमारे मछली में हो गया, अंडे में हो गया, मांस में हो गया, तुम्हारे दूध, मक्खन, ये क्रीम हो गए हैं। इन सब में वसा पाया जाता है जो कि जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। और ऊपर देखा जाए तो हमें कुछ मूंगफली हो गए हैं, ठीक है, तिल हो गया, गिरी हो गया, सोयाबीन तेल हो गया, नारियल तेल हो गया, बहुत से ऐसे पौधे से जिससे तेल निकलता है, उससे भी हमें वसा मिलता है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो चना हो गया, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सब हमें मांस, मछली, ये सब दूध, अंडा, ये सब प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता, बोल रहा है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। बोल रहा है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों तथा दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सही प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से चित्र 1.9 में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं उसे। जैसे विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, जैसे हो गया पपीता हो गया, तुम्हारे यहाँ पे पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, ये सब विटामिन, दूध, मछली, ये सब गाजर, ये सब कुछ तुम्हारे विटामिन ए के स्रोत हैं। गेहूँ, यकृत, चावल, ये विटामिन बी के स्रोत हैं। संतरा में पाया जाता है। अमरूद, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला, इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। आंवला स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। विटामिन डी के स्रोत हैं कुछ मछली, अंडे, बहुत से मक्खन, दूध वगैरह, ये सब विटामिन डी के उदाहरण हैं। यहाँ पर आयोडीन के भी कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे पालक हो गया, तुम्हारे अदरक हो गया, ठीक, मछली भी हो गया, ये सब आयोडीन युक्त हैं। फास्फोरस के कुछ उदाहरण जैसे दूध हो गया, तुअर हो गया, केला हो गया, चावल हो गया। लोहा के कुछ स्रोत हैं, जैसे सेब हो गया, मांस हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया। कैल्शियम जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, इन सब में कैल्शियम की उपस्थिति होती है। बोल रहा है यहाँ हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। तो इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है।
तो हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। तो शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। ठीक है, तो अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। अगर देखा जाए तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशें तथा जल की भी आवश्यकता होती है। तो आहारी रेशें रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पौधों के उत्पादों से होती है। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता भी करता है। जो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र हो गया, पसीना हो गया, इसको शरीर से बाहर निकालने की भी सहायता करता है। तो सामान्यतः हमारे शरीर को भोजन जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, तुम्हारे चाय हो गए। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? ज़रूर से होंगे, क्योंकि टमाटर और फल जैसे नींबू में, सेब में, इन सब में क्या पाए जाते हैं? बोल रहे जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए, यानी ध्यान से देखिए कि क्या होता है। तो क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल भी डालते हैं। चलिए जानते हैं संतुलित आहार क्या होते हैं। तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। तो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? तो एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं, जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग और चना हो गया, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली हो गया, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला हो गया, अनाज में वो दालों से जो बना होता है, केला हो गया, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। इस उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? तो छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभवतः उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। तो सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम से जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। तो पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुजुर्गों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है, तो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए, तो हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक होने से मोटापे का कारण बन सकती है। अविभाज्य रोग क्या होते हैं? तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसे अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक
पोषकों के अभाव के कारण होते उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन और तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। तो विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। तो सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। तो चलिए सेशन को बंद करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उससे होने वाले रोगों के बारे में जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए। विटामिन ए से हमें छिन्नता, दृष्टिहीनता यानी आँख की बीमारी हो सकती है। लक्षण क्या है इसके? तो इसमें जो हमें लक्षण दिखाई देगा वो क्या है कि कमजोर दृष्टि हो सकती है, रात में हमें कम दिखाई दे सकता है, क्योंकि पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो सकता है। विटामिन B1 जिसे बेरी नामक रोग होता है। इसमें दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा कमी हो जाती है। विटामिन सी से हमें स्कर्वी रोग होते हैं, जो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये विटामिन सी की कमी से हो सकता है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो सकते हैं। इसके लक्षण अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से हमें अस्थियां और दंतिया देखने को मिल सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती है और दांत का झड़ना भी शुरू हो सकता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या ग्वाइटर हो सकता है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य या व्यक्ति का गर्दन की ग्रंथि का फूल जाता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो सकती है। लौह की कमी से हमें अरक्तता यानी खून की कमी हो सकती है। इससे ज़्यादा हमें शरीर में कमजोरी देखने को मिल सकता है। तो फसाई मानकों के अनुसार दीर्घीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है, ये जो लोगो देख रहे हैं